हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जो न्यू क्वेश्चंस है, न्यू पीडीएफ आई है, उनको हम कर रहे हैं। सभी टेट के लिए कॉमन है और आपके सामने ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन। क्लास 1, क्लास 2 ये सभी क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। क्लास 3 भी हो चुकी है और आज हम करेंगे क्लास नंबर 4। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और आज हम करेंगे क्लास नंबर 4। न्यू पैटर्न पर आधारित ये सभी के सभी क्वेश्चन है, फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका बहुत कम बचा है। आप लोगों ने पीडीएफ देख ली होगी, वहाँ से पढ़ लिया होगा। रिवीजन करेंगे हम और सभी ट्रेड के लिए ये कॉमन है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है ये। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए या फिर आपकी कोपा ट्रेड है या फिर 1 साल की ट्रेड है, तो वो ये जो क्वेश्चन है ये उनके लिए है। ठीक है, इतना आप समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है जितने कि आपकी थ्योरी में। हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको थ्योरी पर अपने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, थ्योरी पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे ना, आपको जरा सी भी नॉलेज है, जरा सा भी आप में कॉमन सेंस है, आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जरा सी नॉलेज भी नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं है, बस ऐसे ही आईटीआई में एडमिशन ले लिया है या फिर अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं हो, तो पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और जो बढ़िया से नंबर लाना चाहते हैं उनको तो भाई देखना ही है। जितनी भी क्लासेस आपकी आ रही हैं, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, आप बस पढ़िए। नहीं कहती कि आप मुझसे ही पढ़िए, नहीं कहती कि आप कहीं और मत पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ना है आप पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और साथ साथ में देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आंसर भी देते जाना है। फास्ट रिवीजन है, एक तरीके से आपका रिवीजन होगा। आपको अपनी तैयारी चेक करनी है कि हमने कैसी तैयारी की है, या फिर आपका जो कॉमन सेंस है या फिर आपकी जो पढ़ाई है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कॉमन सेंस ही समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आप दे दोगे। ठीक है, तो आंसर भी आपको देते जाना है। चलो बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी करेंगे। फास्ट रिवीजन है हमारा। पीपल कैन हियर द इमोशंस एंड सी योर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी। जब हम डैश करते हैं तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव देख सकते हैं। आप कहोगे मैडम जी आपने ये तो बताया नहीं, आप किस मॉड्यूल का करा रहे हो? तो मॉड्यूल है इसका बेसिक इंग्लिश स्किल, जो हमने पिछली क्लास नंबर 3 में किया था, वही है। बेसिक इंग्लिश स्किल्स का क्वेश्चन है। इस क्लास में हम इसी मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, यानी इंग्लिश लिटरेसी समझ लो या फिर ग्रामर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने किया था और इस क्लास में भी हम ग्रामर के ही क्वेश्चन, जो बेसिक ग्रामर होती है, बेसिक इंग्लिश होती है, वैसे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल समझ में आ गया। चलो आंसर आपको पता होगा। जब हम डैश करते हैं तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के हावभाव देख सकते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं, सुनते हैं, टेस्ट यानी कि चखते हैं या फिर देखते हैं। हम क्या करते हैं? जब हम बात करते हैं, स्पीक करते हैं, जब हम बातें करते हैं तो लोग हमारी भावनाओं को सुन भी सकते हैं और चेहरे के संवाद को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, डैश कॉन्टैक्ट विद द पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके साथ डैश संपर्क हमें आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद करता है। हम 4-5 लोगों से बात कर रहे हैं तो उनके साथ क्या संपर्क में रहना चाहिए कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही दिखे कि हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। तो कौन सा कॉन्टैक्ट रहना चाहिए? नोज कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, ईयर कॉन्टैक्ट या फिर स्किन कॉन्टैक्ट? क्या कॉन्टैक्ट रहना चाहिए? आई कॉन्टैक्ट, यानी कि आँखों का संपर्क हमें आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद करता है। नेक्स्ट, इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू योर। भावनाएं आपके डैश के माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। जो भावनाएं हैं वो आपकी किसके माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं? हाइट, आपकी लंबाई, वजन, आपकी आवाज़ या फिर सिचुएशन। क्या होगा? आप कहोगे हाइट नहीं होगी, वेट नहीं होगा। ठीक है, वॉइस और सिचुएशन में आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रखना, वॉइस होगा इसका आंसर। क्योंकि जब आप बात करोगे, चिल्लाओगे, तो वो भावनाएं व्यक्त होगी कि ये गुस्से में है। थोड़ी धीमे से बात करोगे, थोड़ा मिनमिना के बात करोगे, तो समझोगे कि हाँ इसका कुछ और ही इमोशन है। ठीक है, तो वॉइस से, टोन ऑफ वॉइस से पता चलेगा कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपका इमोशन एक्सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट, सुधा सेड आई फील दैट दीज लाइट आर टू ब्राइट, व्हाट इज द कम्युनिकेटिंग। सुधा ने कहा मुझे लगता है कि ये लाइटें बहुत तेज है, वह क्या कह रही है?
मतलब सुधा ने कहा है कि मुझे लगता है, उससे लगता है, वो अपना ओपिनियन दे रही है, ठीक है। उससे लगता है कि लाइट बहुत तेज है, मतलब इनकी रोशनी जो है ना बहुत तेज है, तो वो क्या कर रही है, तो वो ओपिनियन ही तो दे रही है, ओपिनियन देख रही है, यानी कि राय वाक्यांश। अगर हिंदी में बात करें तो राय वाक्यांश। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है वो है इंग्लिश स्किल, और इंग्लिश पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, टॉपिक ही है इंग्लिश और इंग्लिश पर ही ध्यान देना है। इस वजह से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर मैंने नहीं किया है। हिंदी में ये मैंने इसलिए ट्रांसलेट कर दिया ताकि क्वेश्चन ही समझ में आ जाए कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। आंसर तो बहुत आसान है, समझ गए। चलो नेक्स्ट है, हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट ही प्रिफर टीचर जॉन इज बेटर देन जैक। डैश टीचर जॉन इज अ बेटर टीचर देन टीचर जैक। अब टॉम, जैक, ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। चलो हिंदी में आओ। टॉम को दूसरों को कैसे बताना चाहिए कि उसे जैक से बेहतर शिक्षक जॉन पसंद है। मतलब आप किसी को कैसे बताओगे कि मुझे ये टीचर नहीं, मुझे ये टीचर पसंद है ना। डैश से शिक्षक, शिक्षक से जैक से बेहतर है, कैसे, मतलब आप ये किस तरीके से कह रहे हो। टॉम को दूसरों को कैसे बताना चाहिए कि उसे जैक से बेहतर जॉन पसंद है, मतलब ऐसे बोलना चाहिए कि मतलब वो अपना ओपिनियन दे रहा है, राइट। मुझे लगता है कि जो शिक्षक जॉन है वो शिक्षक जैक से बेहतर है। आप यही तो कहोगे, इन माई ओपिनियन दैट टीचर जॉन इज बेटर टीचर देन टीचर जैक। समझ गए, वो ओपिनियन दे रहा है, जो टॉम है वो अपना ओपिनियन दे रहा है कि मुझे जो जॉन है, जो जॉन शिक्षक हैं वो जैक से बेहतर लगते हैं, तो वो अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, ओपिनियन। नेक्स्ट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ। प्रभावी संचार दोनों के लिए है। प्रभावी संचार किस किस के लिए है, सुनने के लिए भी है, मतलब बोलने के लिए भी है और सुनने के लिए भी है। अच्छी तरीके से बोलना और सुनना प्रभावी संचार दोनों के लिए है। नेक्स्ट है, वी हैव टू डैश फॉर इंस्ट्रक्शंस इन क्लासरूम। हमें कक्षा में निर्देशों के लिए डैश करना पड़ता है, मतलब कक्षा में निर्देश हमें कोई टीचर दे रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, सुनना ही तो होता है, निर्देशों को सुनना होता है। हम कक्षा में जाते हैं, हमारे जो क्लास टीचर है वो निर्देश देते हैं तो हम उनको सुनते हैं। जैसे मैं आपको टिप्स देती हूँ, निर्देश समझ लो, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जाम में रीचेक करना है, अपने क्वेश्चंस को रीचेक करना है। ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना, रीचेक जरूर करना अपने क्वेश्चंस को। ओवर कॉन्फिडेंट होके बिल्कुल नहीं कि 15-20 मिनट में सारे टिक लगा के बैठ गए, हमको तो आ गया पूरा और बैठ गए और अपना क्या बोल रहे हैं, हीरोगिरी दिखा रहे हैं, फिर हीरोइन गिरी दिखा रहे हैं और ये सबको दिखा रही है, देखो मैंने करके बैठ गए। नहीं, आपको रीचेक कर लेना है, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार रीचेक आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आप रीचेक जरूर कीजिए क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम में, है ना। तो क्या होगा, हमें कक्षा में निर्देशों के लिए सुनना पड़ता है। नेक्स्ट, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू डैश द इंफॉर्मेशन गिविंग। दी गई जानकारी डैश के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। दी गई जानकारी किसके लिए सुनना महत्वपूर्ण है, अंडरस्टैंड, समझने के लिए। कोई जो जानकारी है वो दी जा रही है, वो समझने के लिए सुनना पड़ता है। अब समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे, समझिए ना। मतलब ये समझना बहुत कन्फ्यूजन हो गया। मतलब कोई जानकारी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, आप उसको सुनोगे ही नहीं सही से, आप उसको सुनोगे ही नहीं तो आप फिर समझोगे कैसे। मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में गए और इंस्ट्रक्टर ने आपसे कहा कि आपको ये कोड डालना है, एग्ज़ाम कोड आईडी ये डालनी है, एग्ज़ाम आईडी ये डालनी है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंस्ट्रक्टर, राइट। इंस्ट्रक्टर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बेटा आपको यहाँ पर अपना कोड डालना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर इंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना क्या डालना है, यूज़र आईडी डालनी है, ठीक है। ये यूज़र आईडी वगैरह सब आपको वहीं पता चलेगी, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्टर आपको क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है कि आपको यहाँ ये चीज़ें फिल करनी है। तो जब आप ये चीज़ें सुनोगे ही नहीं तो समझोगे कैसे। फिर बाद में इधर उधर एक दूसरे के लैपटॉप पे ताकोगे, कंप्यूटर पे ताकोगे कि ये तुमने कैसे भरा, ये तुमने कैसे भरा, ये कहाँ भरना है। तो यही चीज़ है कि दी गई जानकारी समझने के लिए ही सुनना महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है थिंग्स और एक्टिविटीज दैट वी इंजॉय आर, जिन चीज़ों या गतिविधियों का हम आनंद लेते हैं वे डैश हैं। मतलब हम कोई चीज़ों का आनंद कब लेते हैं, जब हमें वो चीज़ें पसंद होती हैं, राइट, हमें वो चीज़ें पसंद होती हैं, क्या होगा, लाइक्स। नेक्स्ट डिसलाइक आर थिंग्स टुवर्ड्स विच वी हैव, नापसंद वो चीज़ें हैं जिनके प्रति हमारे मन में डैश होता है, नापसंद, डिसलाइक मतलब हमें पसंद ही नहीं है, तो उनके प्रति हमारे मन में क्या होता है, निगेटिव इमोशंस, यानी कि नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में होती हैं, तभी तो वो चीज़ें हमें नापसंद होती हैं, नकारात्मक भावनाएं। नेक्स्ट है आई एडोर, फ्रेजेज इज यूज टू एक्सप्रेस डैश ऑफ समथिंग। आई एडोर मीन्स होता है कि किसी के प्रति, किसी को मानना, किसी के प्रति ज़्यादा क्या बोलते हैं, फेथ दिखाना, विश्वास दिखाना, ये होता है आई एडोर। वाक्यांश का प्रयोग किसी चीज़ के डैश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब जो आई एडोर जो वाक्यांश है ये किस चीज़ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो वो है अ स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन, एक सशक्त प्रशंसा, सॉरी, अ स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन, एक सशक्त प्रशंसा उस चीज़ के बारे में, भाई जिस चीज़ से हमें ज़्यादा लगाव है या फिर जिस चीज़ को हम ज़्यादा मानते हैं उसी चीज़ की तो हम प्रशंसा करते हैं, राइट, उसी चीज़ की हम प्रशंसा करते हैं, बहुत ही सशक्त, स्ट्रांगली उस पर क्या बोलते हैं, उसके ऊपर स्टैंड रहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ सही है ना, उस चीज़ पे आप अड़ग रहते हो, स्ट्रॉन्ग रहते हो आप उस चीज़ पे, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट है नवीन इज फाउंड ऑफ डॉग्स बट शीतल हेट्स डॉग, इन दिस सेंटेंस हु लाइक डॉग्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नवीन को कुत्तों से प्यार है, देखो नवीन जो है उसको कुत्ते पसंद है, नवीन को कुत्ते पसंद है, लेकिन शीतल को कुत्तों से नफरत है, शीतल को कुत्तों से नफरत है। इस वाक्य में कुत्ते किसे पसंद है, बहुत सिंपल है भाई, नवीन को कुत्तों से प्यार है, शीतल को नफरत है, तो नवीन को ही तो कुत्तों से प्यार होगा, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है स्मिथ वुड यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल दिस इवनिंग, इफ स्मिथ लाइक टू प्ले बोथ हाउ विल ही आंसर डैश प्लेइंग एनी ऑफ देम। अब इस पर देखो पूछ रहा है स्मिथ, स्टीव स्मिथ ले लो, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं, क्या आप आज शाम क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहेंगे, यदि स्मिथ को दोनों खेलना पसंद है तो वह कैसे उत्तर देगा, मतलब स्मिथ को क्रिकेट भी पसंद है, स्मिथ को क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है, ठीक है, तो वह कैसे उत्तर देगा कि उनमें से कोई भी खेलना, मतलब वह कैसे उत्तर देगा कि हाँ उसे खेलना है कि नहीं खेलना है, तो वो कैसे उत्तर देगा, आई हेट, मुझे नफरत है, भाई उसे तो दोनों पसंद है, नफरत क्यों होगी, आई वांट, हाँ मैं चाहता हूँ, आई डोंट वांट, नहीं मैं नहीं चाहता, कैसे उत्तर देगा, आई डोंट माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गेम हम खेल रहे हैं, उसे तो दोनों पसंद है, क्रिकेट खिलवा लो या फिर फुटबॉल खिलवा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैसे उत्तर देगा, आई डोंट माइंड प्लेइंग एनी ऑफ देम। नेक्स्ट है फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड इन, औपचारिक अभिवादन का प्रयोग डैश में किया जाता है, औपचारिक अभिवादन, औपचारिक समझते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम कट टू कट, एकदम स्ट्रेट लैंग्वेज में बात करना, बहुत ही अच्छी तरीके से हाय हेलो नहीं, हाय उसमें फॉर्मल में नहीं आता है, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, ये सारी चीज़, जैसे मैं शुरुआत में बोलती हूँ हेलो एवरीवन, तो ये एक अभिवादन हुआ, राइट, ये मैं आप लोगों का अभिवादन करती हूँ, हर क्लास में आपने देखा होगा, सुना होगा, मैं हेलो एवरीवन से स्टार्ट करती हूँ, तो ये अभिवादन करती हूँ, ये एक फॉर्मल ग्रीटिंग है और औपचारिक अभिवादन है, मैं आप लोगों का अभिवादन करती हूँ, लेकिन इसमें, हाँ इसमें क्या पूछ रहे हैं, औपचारिक अभिवादन का प्रयोग किसमें किया जाता है, वर्क प्लेस में। अब ये देखो जहाँ पर आपको मैं पढ़ा रही हूँ मेरा वर्क प्लेस ही तो है, राइट, वर्क प्लेस ही तो है। अब हम अपने फैमिली मेम्बर से तो नहीं कहेंगे हेलो एवरीवन, हर जगह हेलो एवरीवन नहीं करेंगे ना घर पे करेंगे, ना फ्रेंड से तो भाई बिल्कुल नहीं, नाम मत लो फ्रेंड का, फ्रेंड से तो सीधे मुँह बात ही नहीं करनी है, कोई नहीं करता है, मतलब फॉर्मल तरीके से अपने फ्रेंड से कोई बात नहीं करता है, राइट, लेकिन फॉर्मल तरीके से हम कहाँ बात करते हैं, अपने वर्क प्लेस पर, अपने कार्यस्थल पर, ठीक है। नेक्स्ट है डैश ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड एंड फैमिली, डैश मित्रों और परिवार से बात करते समय अभिवादन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखो मित्रों, फ्रेंड और फैमिली दोनों आए हैं, और फ्रेंड और फैमिली हमेशा फॉर्मल नहीं रह सकते, फॉर्मल हम कहाँ पर रहते हैं, वर्क प्लेस पर,
वर्क प्लेस यानी कि हमारा कार्यस्थल, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। कार्यस्थल पर हम फॉर्मल का यूज़ करते हैं, लेकिन मित्रों और परिवारों के साथ इनफॉर्मल यानी कि नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं वो इनफॉर्मल। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इनमें से कौन सा अनौपचारिक अभिवादन है। अनौपचारिक, यहाँ पे अनौपचारिक की बात हो रही है, अनौपचारिक अभिवादन है गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये तो भाई फॉर्मल है, ये फॉर्मल है। हाय जो शब्द है ये एक अनौपचारिक शब्द है, कौन सा होगा, अनौपचारिक अभिवादन है। नेक्स्ट है मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एज, मालिनी आज अपने नए स्कूल में जा रही है, वह अपना परिचय डैश के रूप में देती है, वह अपना परिचय किस रूप में देती है, वो आज अपने नए कॉलेज में जा रही है, नए स्कूल में जा रही है, तो वो अपना परिचय कैसे देगी, किसी के सामने जाएगी तो कैसे कहेगी, क्या कहेगी, हेलो एवरीवन कहेगी ना, हेलो एवरीवन। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, वैसे वो भी अभिवादन करेगी अपनी क्लासमेट्स का, अपने टीचर्स से, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट है संजू मेट हर कजिन कीर्ति एक्सीडेंटली इन अ मॉल, हाउ शुड सी ग्रीट हर, संजू की मुलाकात अपनी चचेरी बहन कीर्ति से गलती से नहीं, यहाँ पे अचानक होगा, अचानक से मतलब अचानक से एक मॉल में मिल गई, तो वह उसका स्वागत कैसे करेगा, मतलब संजू को उसकी अपनी चचेरी बहन कीर्ति से अचानक से एक मॉल में मुलाकात हो गई, उसे उसका स्वागत कैसे करना चाहिए, मतलब वो कैसे बात की शुरुआत करेगा, अचानक से मिल गए तो क्या कहोगे, अरे लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं, है ना, बहुत दिन हो गए, यही तो कहते हैं जब अचानक से किसी से मिलते हैं तो यही तो कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया आपको देखा नहीं, क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हेन यू आस्क समवन समथिंग इट इज़, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो यह डैश होता है, मतलब जब आप किसी से कुछ पूछते हो तो वो क्या होगा, क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ब्लैंक कहलाएगा, क्वेश्चन कहलाएगा या फिर रिस्पॉन्स कहलाएगा। भाई जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो, तो वो क्वेश्चन ही तो कहलाएगा, कुछ पूछना क्या कहलाएगा, क्वेश्चन, प्रश्न, ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रश्न होता है, जब आप किसी से कुछ पूछते हो तो यह एक प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज एंड विद अ, प्रश्न हमेशा डैश के साथ समाप्त होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो प्रश्न जो होता है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो हमेशा किसके साथ समाप्त होते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमेशा इसके साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट है विनुता वाज क्वेश्चन whether she has completed her degree in an interview, how should she respond starting that she has completed, how should she respond stating that she has completed। अब ये देखो समझो क्वेश्चन, एक इंटरव्यू में विनुता से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, उसे यह कहते हुए कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि उसने पूरी कर ली, मतलब वो इंटरव्यू में गई और वहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने पूछा कि क्या आपने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, क्या आपने अपनी डिग्री जो है वो पूरी कर ली है, और जो विनुता है उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, तो वह कैसे जवाब देंगे कि हाँ मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, तो कैसे जवाब देगी, येस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, हाँ मैंने अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट है ट्यूटर आस्क हिज स्टूडेंट वेदर ही न्यू टू यूज़ विंडोज़, हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर, ट्यूटर ने अपने छात्र से पूछा कि क्या वह विंडोज़ का उपयोग करना जानता है, विद्यार्थी को कैसे उत्तर देना चाहिए, मतलब जो ट्यूटर है, ट्यूटर यानी कि कोई टीचर है, वो अपने छात्र से पूछ रही हैं कि क्या तुम्हें विंडोज़ का उपयोग करना आता है, तो विद्यार्थी कैसे जवाब देगा, येस आई नो हाउ टू यूज़ विंडो, हाँ मैं जानता हूँ कि कैसे विंडो को यूज़ करना चाहिए, क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर पीपल गिव देयर थॉट एंड व्यू ऑन अ टॉपिक इट इज़, जब दो या दो से अधिक लोग किसी विषय पर अपने विचार और नज़रिया रखते हैं तो यह डैश है, जब दो या दो से अधिक लोग, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, एक ग्रुप बना हुआ है और सभी लोग किसी एक विषय पर अपने विचार रख रहे हैं, अपना नज़रिया रख रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा, यह ग्रुप डिस्कशन कहलाएगा, राइट, क्योंकि दो या दो से लोग हैं, अधिक लोग हैं, 4-5 लोग हैं, वो एक ही सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर, उस पर अपना थॉट दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये ग्रुप डिस्कशन कहलाएगा, यानी कि समूह चर्चा कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन हेल्प अस,
समूह चर्चा से हमें डैश में मदद मिलती है। समूह चर्चा हमें किससे मदद मिलती है, मतलब और जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। सॉल्व बिग प्रॉब्लम, मतलब समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं जब बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं तो कोई से भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। क्रिएट प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए, मतलब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, सभी लोग बैठे हैं, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आपको भी अपना ओपिनियन देना है, तो आप कैसे नहीं दोगे? कैसे नहीं दोगे? लिसन टू मी, कैसे? अचानक से नहीं, हे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं, बीच में नहीं टोकना है, ये नहीं बोलना है लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, नहीं, ठीक है। किसका उपयोग नहीं करना है? लिसन टू। नेक्स्ट, रीता हैड टू अटेंड अ ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ हर कंपनी, व्हाट इज सी सपोज टू डू बिफोर द मीटिंग। रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक समूह चर्चा में भाग लेना था, बैठक से पहले उसे क्या करना चाहिए? मतलब रीता को एक कंपनी के ओर से एक ग्रुप डिस्कशन में उसको क्या करना था? भाग लेना था, तो बैठक से पहले उसे क्या करना चाहिए? अटेंड पार्टी, मतलब किसी पार्टी में अटेंड कर लो, अटेंड क्लास अटेंड कर लो, पहले से तैयारी कर लो, या फिर टेक लीव, छुट्टी ले लो, नहीं जाना ही नहीं है। क्या करना चाहिए उसे? बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, उसे उस टॉपिक के बारे में पहले से ही जानकारी जान लेनी चाहिए। बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक। नेक्स्ट है अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल, एक व्यक्ति जो कॉल करता है वो क्या कहलाएगा? जो व्यक्ति है वो कॉल करेगा वो क्या कहलाएगा? जैसे कि आप किसी को कॉल करते हो तो आप क्या कहलाओगे? आप कॉलर कहलाओगे, राइट, आप कॉलर कहलाओगे। रिसीवर इज द पर्सन हु डैश द कॉल, रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो कॉल को करता है, क्या करता है? रिसीवर कौन होता है? रिसीवर कौन होता है? अभी देखो जो कॉल करता है वो कौन होता है? कॉलर होता है, मतलब आपने इधर से कॉल किया, राइट, आपने इधर से कॉल किया, राइट, तो आप हो गए कॉलर। अब इधर से किसी ने आपकी कॉल उठाई तो वो कौन होगा? रिसीवर ही तो होगा, वो रिसीवर होगा, प्राप्तकर्ता, राइट, रिसीवर, क्या कहलाएगा वो? रिसीवर। नेक्स्ट है फोन कॉल हैज डैश फेसेस, फोन कॉल के चरण होते हैं, फोन कॉल के कितने चरण होते हैं? फोन कॉल के होते हैं 3 चरण, हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे, 3 चरण होते हैं, डायलिंग, कन्वर्जिंग, हैंगिंग अप। नेक्स्ट है बिंदु रिसीव अ कॉल फ्रॉम जे कंपनी प्रोमोटिंग अ डिस्काउंट सेल, सी कुड नॉट क्लियरली हियर द डिटेल, हाउ इज सी सपोज टू आस्क द पर्सन टू रिपीट द इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत सिंपल है, आंसर भी इसको आपको जरूर आ जाएगा। बिंदु को डिस्काउंट सेल का प्रचार करने वाली जे कंपनी से एक कॉल आती है, वह स्पष्ट रूप से विवरण नहीं सुन सकी, उसे उस व्यक्ति से ये कैसे पूछना चाहिए कि जानकारी आप दोहराएं। मतलब फोन आया, पूरा इन्फॉर्मेशन सामने वाले ने बता दिया, लेकिन बिंदु को सही से समझ में नहीं आया, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उसे सही से सुनाई नहीं दिया, अब वह उससे कैसे कहेगी कि आप फिर से बोलें। कुड यू प्लीज रिपीट, कैसे बोलेगी? क्या आप फिर से दोहरा सकते हैं? यहाँ पे प्लीज, प्लीज आया है, कुड यू प्लीज रिपीट, क्या आप फिर से दोहरा सकते हैं? नेक्स्ट है हरीश मेड अ कॉल टू द सीनियर मैनेजर इन अ कंपनी, हाउ इज ही सपोज टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हरीश ने एक कंपनी में सीनियर मैनेजर को फोन किया, उसे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए? हरीश ने एक कंपनी में सीनियर मैनेजर को फ़ोन किया, अपने से सीनियर को फ़ोन किया है उसने, तो वह बातचीत कैसे शुरू करेगा? कैसे करेगा? ग्रीट द पर्सन, अभिवादन करेगा, उस पर्सन का अभिवादन करेगा। हेलो एवरीवन, मतलब हेलो एवरीवन नहीं, हेलो, हेलो सर, हाउ आर यू, इस तरीके से ग्रीट द पर्सन, उसका अभिवादन करेंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट विच हैज़ डिटेल ऑफ अ जॉब इज, दस्तावेज जिसमें नौकरी का विवरण डैश है, दस्तावेज जिसमें नौकरी का विवरण है वो क्या कहलाएगा? जॉब डिटेल, क्या कहलाएगा? जॉब डिटेल, यानी कि नौकरी विवरण। नेक्स्ट है जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ, नौकरी का शीर्षक डैश का नाम है, नौकरी का शीर्षक डैश का नाम है, क्या?
रोल यू ज्वाइन, भूमिका जिसमें आप शामिल हो। नौकरी का शीर्षक, मतलब आपकी कोई नौकरी है तो आपकी कोई तो भूमिका होगी उसमें, आपका कोई तो रोल होगा उसमें, वही तो आपका नौकरी का शीर्षक होगा कि आप किस नौकरी में, कौन सी नौकरी है, क्या पोस्ट है आपकी, तो वो क्या डिफाइन करेगा, रोल यू ज्वाइन, भूमिका जिसमें आप शामिल हैं। नेक्स्ट है रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफाइड फैमिलियरिटी विथ MS ऑफिस, शुड ही हैव अ। रवि ने नौकरी का विवरण पढ़ा जिसमें MS ऑफिस से परिचित होना लिखा था, क्या उसके पास होना चाहिए। मतलब रवि ने कोई नौकरी के लिए वो ढूंढ रहा होगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहा होगा, तो उसमें नौकरी के लिए बोला गया है कि हाँ हमें ज़रूरत तो है एक बंदे की, लेकिन उसे MS ऑफिस आना चाहिए, MS ऑफिस उसको चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस उसे परिचित होना चाहिए, क्या उसके पास होना चाहिए, मतलब नौकरी के लिए उसके पास होना चाहिए, मतलब साफ साफ लिखा है कि MS ऑफिस आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, तो क्या उसके पास होना चाहिए डिग्री, सर्टिफिकेट, नो हाउ टू यूज़ MS ऑफिस या फिर स्टडी। अब देखो साफ साफ लिखा है कि उसमें MS ऑफिस आना चाहिए, तो उसके पास क्या होना चाहिए, रवि के पास क्या होना चाहिए, नो हाउ टू यूज़ MS ऑफिस, MS ऑफिस कैसे चलाते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, ये उसे आना चाहिए। नेक्स्ट, श्याम एंड राम अप्लाइड फॉर द सेम जॉब, श्याम रीड जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल एंड मेड नोट ऑफ इम्पॉर्टेंट डिटेल, हाउ विल नो मोर अबाउट द कंपनी। श्याम और राम ने समान नौकरी के लिए आवेदन किया, श्याम ने नौकरी का विवरण विस्तार से पढ़ा और महत्वपूर्ण विवरण नोट कर लिया। कंपनी के बारे में और कौन जानेगा, मतलब कंपनी के बारे में अच्छे से किसने जान लिया। अब यहाँ पर देखो श्याम और राम दोनों की बात हो रही है, लेकिन श्याम ने क्या किया, श्याम ने नौकरी का विवरण विस्तार से पढ़ा, मतलब बहुत ही अच्छे से पूरा पढ़ लिया डिस्क्रिप्शन, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको नोट कर लिया, तो उसने कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जाना। तो यही पूछ रहा है कंपनी के बारे में किसने बहुत ही अच्छी तरीके से जाना, तो वो कौन है, वो है श्याम। भाई राम ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ना ही विवरण पढ़ा, ना ही कुछ नोट किया या ना कुछ जाना, सीधा बस नौकरी के लिए उसने आवेदन कर दिया। लेकिन श्याम ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट भी कर लिया। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यू वर्क इन अ लार्ज एंड पॉपुलर कंपनी व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस। यदि आप किसी बड़ी और लोकप्रिय कंपनी में काम करते हैं तो क्या कार्यस्थल के बारे में किस प्रकार की जानकारी साझा करना अच्छा है। मतलब आप बहुत ही बड़ी और लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर कंपनी में काम करते हैं, तो जो कार्यस्थल है जहाँ पर आप काम करते हैं उसके बारे में किस प्रकार की जो जानकारी है वो साझा करना अच्छा है। भाई पॉपुलर कंपनी है तो आप उसकी बड़ाई करोगे कि हाँ वहाँ पर देखो बहुत ही अच्छी क्या बोलते हैं इस प्रकार की जॉब है, कंपनी ये कंपनी है, आप उसकी हमेशा बड़ाई करोगे। तो क्या करोगे, टाइप ऑफ जॉब, जॉब के बारे में डिस्क्राइब करोगे कि इस टाइप की जॉब है, ये कंपनी नेम है, ठीक है। पहले से बोल दिया है बड़ी और लोकप्रिय कंपनी, कंपनी का नाम ही मैन है, तो क्या कैसे साझा करेगा, टाइप ऑफ जॉब एंड कंपनी नेम। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क। इनमें से कौन सा आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है, आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है। फन, एक्साइटिंग, बोरिंग या फिर इंटरेस्टिंग। क्या होगा, बोरिंग, ये निगेटिव वर्ड आपको सुनने में ही लग रहा होगा बोरिंग, तो ये सकारात्मक शब्द नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वर्क विद अस इज अ। एक व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है वह कौन होता है। एक व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है, हमारे कोई कंपनी है उसमें काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा, कोवर्कर कहलाएगा, राइट। कोवर्कर यानी कि सहकर्मी कहलाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, रिया इज आंसरिंग अ इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क प्लेस। ही वाज, सॉरी ही नहीं है यहाँ पे, हाँ राय है, राय है। राय इज आंसरिंग अ इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क प्लेस। ही वाज नॉट हैप्पी विद द करेंट टीम मेट्स, शुड ही स्पेसिफाई। राय अपने कार्यस्थल के बारे में एक साक्षात्कार प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, मतलब एक कोई इंटरव्यू हुआ होगा तो वह अपने कार्यस्थल के बारे में कुछ, वह अपनी टीम के जो मौजूदा साथी हैं उनसे खुश नहीं था, तो क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए। वह टीम के मौजूदा साथियों से खुश नहीं था, तो क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए, नहीं। क्या होगा इसका आंसर, नो। नेक्स्ट है, रियान वांट्स टू स्पीक टू HR अबाउट हिज वर्क,
ही शुड स्पेसिफाई द नेम ऑफ हिज जॉब, प्लेस ऑफ वर्क एंड डेस्क। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। रेयान अपने काम के बारे में एचआर से बात करना चाहता है। उसे अपनी नौकरी का नाम, कार्यस्थल और डेस्क निर्दिष्ट करना चाहिए। उसे अपनी नौकरी का नाम, कार्यस्थल और क्या निर्दिष्ट करना चाहिए? सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनकी क्षमताओं के बारे में कुछ जानकारी निर्दिष्ट करनी चाहिए। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल विल बी इन डैश फॉर्मेट। अधिकांश सरकारी नौकरी कॉल डैश प्रारूप में होंगी। किस प्रारूप में होती हैं? अधिकांश सरकारी नौकरी जो कॉल होती है, नौकरी कॉल होती है, जॉब कॉल होती है, वो किस प्रारूप में होती है? तो वो होती है पेपर फॉर्मेट में। किस प्रारूप में? कागज के प्रारूप में होती हैं, पेपर फॉर्मेट में होती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑफ अ कंपनी फॉर अ कंपनी यू विल राइट डैश अ लेटर। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करने में रुचि रखते हैं तो आप एक डैश पत्र लिखेंगे। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करने में रुचि रखते हैं, आपको किसी कंपनी में काम करने का मन है, तो आप उस कंपनी को किस प्रकार का पत्र लिखेंगे? प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, कैसा? प्रोस्पेक्टिंग पत्र लिखेंगे, यानी कि पूर्वेक्षण पत्र लिखेंगे। तो चलो भाई, आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए? 45 क्वेश्चन किए हमने आज की क्लास में। और इसी क्लास के साथ हमारा जो मॉड्यूल था, या फिर बोल सकते हैं हमारा जो टॉपिक था बेसिक इंग्लिश स्किल, ये हो गया है ख़त्म। ठीक है, बेसिक इंग्लिश स्किल ये हो गया है ख़त्म। और अगर बात करें कि अगले टॉपिक की, तो वो अभी हम दिखाएंगे कि हम अगला टॉपिक हम कौन सा करेंगे। ठीक है, और आपने कोपा थ्योरी की, अब कोपा थ्योरी का वेट कर रहे होंगे मैराथन क्लास का, वो मैं लाऊंगी जल्दी। लेकिन कोपा थ्योरी के मैं ऑलरेडी मतलब सारे क्वेश्चन आपके कवर मैंने कर दिए हैं। टॉपिक वाइज क्लास में आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। वहाँ से आप पूरे के पूरे जो कोपा के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं। ज़्यादा क्लासेस नहीं हैं, आपको 20 से 22 क्लासेस देखने को मिलेंगी, वो आपको देख लेनी है। सारे के सारे उसमें क्वेश्चन कवर किए गए हैं, टॉपिक भी कवर किए गए हैं, वहाँ से आप जरूर देखिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, इस पर मैं ध्यान इस वजह से दे रही हूँ, ज़्यादा इस पर फोकस इस वजह से करें क्योंकि ये न्यू क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आपको ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको मैंने 1-2 महीने पहले करवा दिए थे और काफ़ी टाइम से आप उनको पढ़ते भी आ रहे हो, रिवीजन भी करते आ रहे हो, कर रहे होगे उन्हीं क्लासेस से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके 10-15 दिन पहले आए हैं एग्जाम से पहले, तो इतना ज़्यादा आप इससे क्या बोलते हैं इंटरेक्ट नहीं हुए होंगे, आप इनसे आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी चेंज ज़्यादा नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज हुई है। टॉपिक कुछ 2-3 टॉपिक तो सेम ही हैं, जैसे इंग्लिश, ये बेसिक इंग्लिश स्किल, और पिछले में क्या था? इंग्लिश लिटरेसी था, सेम था। ठीक है, तो ये आपको जो क्लासेस हैं पिछली क्लास नंबर 1 और 2 और 3 ये आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आपको चैनल पर जाना है, चैनल पर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी कोपा थ्योरी की, और आपको दिखाते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक वो होगा कौन सा। टॉपिक ये है, देखो हमारी पूरी की पूरी PDF, और यहाँ पर हम थे कहाँ पे? हाँ, इसेंशियल डिजिटल स्किल, ये होगा हमारा अगला टॉपिक, और ये होगा हमारे कुछ क्वेश्चन। आपने PDF तो पूरी देख ही ली होगी। और इसेंशियल डिजिटल स्किल, उसके बाद हमारा इसेंशियल डिजिटल स्किल के कुछ क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन हैं देखना पड़ेगा 50, ये तो काफ़ी क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है एसेंशियल डिजिटल स्किल्स के। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो मिलते हैं आपको अपनी अगली